गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम पैराजम्बल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिक से लेके एकदम हायर लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, S1 S2 वाली। सो ये क्लास हर एंगल से आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। सो अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड हिट द लाइक बटन बिकॉज एज यूजुअल ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। एंड अगर इस पर MTS लिखा है, डजंट मीन कि ये ओनली MTS के लिए, पैराजम्बल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो 4 स्टेटमेंट को बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। और सबसे पहले हमें यह करना है, हम हर स्टेटमेंट को पढ़ते टाइम ये देखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट ये हो सकता है या नहीं, और पैर हमारे कैसे भी बन जाए हमें बनाने हैं। एकदम सीक्वेंस से सब कुछ लेके नहीं चलना है कि पी के बाद आर ही आना चाहिए। ठीक है, आप देखो आपको समझ में आएगा। अगर आप बिगिनर भी हो तो ये मान के चलना कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी बिकॉज मैं सब कुछ बेसिक से ही कवर कराती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है। ओके, इसलिए उसने इस वीडियो पर टैप किया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, Tesla has updated its panels to be about 10% more efficient and has also lowered its price. टेस्ला ने अपने पैनल्स अपडेट कर लिए हैं 10% मोर एफिशिएंट एंड उनकी प्राइस भी कम कर दी है। ओके, तो पी में ऐसा कुछ लग रहा है जो हमारे स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ओके, तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट, द कंपनी ऑल्सो इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चर्स एंड इंस्टॉल्स solar panels, both the traditional kind and modules that look like ordinary roof tiles. तो ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर इंस्टॉल करती है सोलर पैनल्स को ट्रेडिशनल वे में भी, और आजकल तो ऐसे करने लगी है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रूफ टाइल्स है। ओके, मॉड्यूल्स दैट लुक लाइक ऑर्डिनरी रूफ टाइल्स। तो देखो क्यू में 2 प्रॉब्लम है। पहला तो दिया है कि ऑल्सो अगर किसी भी स्टेटमेंट में आ जाता है तो वो हमारा कभी भी स्टार्टिंग वाला नहीं बनता है। क्यों? बिकॉज पहले तो हम ये कहते हैं ना कि मैं खाना बना लेती हूँ। ओके, पहला सेंटेंस। एंड दूसरा मैं डांस भी कर लेती हूँ। तो पहले हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं कि आप ये कर लेते हो, फिर आप बोलते हो कि आप ये भी कर लेते हो। तो इसीलिए पहले वो चीज आती है एंड देन ये। तो आप क्या है, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी क्या बोलते हो कि मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ। नहीं, आप खाना बना लेते हो, आप डांस भी कर लेते हो। तो हमेशा ये सीक्वेंस चलता है। डेली लाइफ से कनेक्ट करो तो कभी नहीं भूलोगे। ओके, हर चीज के पीछे एक रीजन है कि ऑल्सो क्यों नहीं आ रहा है। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि द कंपनी, हमने ये देखा है द इंडेफिनेट आर्टिकल आ और डेफिनेट आर्टिकल द। तो पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल वाला स्टेटमेंट लिखते हैं एंड फिर लिखते हैं डेफिनेट वाला। ओके, जैसे आ कंपनी होना चाहिए और द कंपनी। तो पहले हम देखेंगे कि आ वाला आएगा फिर द वाला आएगा। और यहाँ बात चल रही है कि द कंपनी मतलब वो कंपनी। कौन सी कंपनी? इससे कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सी कंपनी इंस्टॉल और मैन्युफैक्चर करती है सोलर पैनल्स को? नहीं ना, कुछ क्लू तो मिलना चाहिए। स्टार्टिंग वाले से तो हमें क्लू मिलना चाहिए और यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्यू भी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आपने क्यू को पढ़ा है ना तो आपको एक हिंट ऑलरेडी मिल गई है। कौन सी हिंट मिल गई है? द कंपनी ऑल्सो इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चर्स एंड इंस्टॉल्स सोलर पैनल्स। क्या मिली है? सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है। तो एक और नई बात, पहले हम फुल फॉर्म या फिर फुल नेम लिखते हैं एंड देन शॉर्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट नेम। समझ में आया? नहीं आया? देखो, इसरो है तो अगर कोई स्टेटमेंट है तो पहले अगर उसका फुल फॉर्म दिया है हमारे पूरे पैराजम्बल में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड किसी दूसरे स्टेटमेंट पे इसरो दिया है, तो इट्स आर ड्यूटी कि पहले फुल फॉर्म वाला स्टेटमेंट आएगा एंड देन शॉर्ट फॉर्म वाला। सेम वे में पहले हमारा फुल नेम वाला आएगा एंड देन शॉर्ट नेम वाला। सोलर पैनल पहले फुल नेम दिया है। इसे देखो, पी वाले में हमें नहीं पता था कि पैनल, नॉर्मल कभी कभी हम स्टेटमेंट में पैनल भी बात करते हैं, इसलिए हमने पी को पहले किल नहीं किया था। पर जब हमने क्यू पढ़ा तो हमें समझ में आया कि सोलर पैनल की बात हो रही है और यहाँ पूरा नेम दिया है और यहाँ आधा नाम। तो अभी बताया ना कि पहले पूरा नेम वाला स्टेटमेंट आएगा
और फिर आधे नेम वाला। तो हमें क्यू से ही समझ में आया कि पी भी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है। अब आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि देखो पी से हो रहे हैं दो स्टार्टिंग, ओके, पी से, तो पी वाला तो हमारा किल हो गया, इट मींस फर्स्ट और सेकंड भी हमारे आंसर में नहीं आएंगे, तो पहले ही कट कर दो, कट कर दो। अब एक चीज और समझ में आई, क्या कि जब भी होगा इसे इरेज कर देती हूँ, ओके, ये तो समझ में आ गया, कुछ बहुत कुछ कराना है इसी पर। अब हमें ये भी समझ में आया कि जब भी आएगा क्यू के बाद ही पी आएगा, क्योंकि पहले फुल नेम की बात होगी और फिर होगी आधे नेम की, ओके, शॉर्ट नेम की बात होगी। तो हमें ये नहीं पता कि कितने पास में और कितने बाद में आएगा, बट हमें इस बात की श्योरिटी है कि क्यू के बाद ही पी आएगा, तो पी क्यू, पी क्यू ऐसे भी किल हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, इससे हमें ये बात समझ में आई। अब आर वाला देखते हैं। एंड while the later seems like it could be a path to more mainstream adoption of renewable energy, and the former is still the go-to solution for the solar industry। यहाँ क्या बात हो रही है? और while the later, देखो एक होता है later और एक होता है later। कोई प्रॉब्लम है? मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है, आई थिंक स्क्रीन थोड़ी सी मूव कर रही है, थोड़ा इसको, ओके। तो ये टू वर्ड्स होते हैं, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ओके, बिकॉज ये सेम ही दिख रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस लेटर होता है बाद में, फॉर एग्जाम्पल आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, तो इसका सेंस क्या है? बाद में, ओके। और ये है बाद वाला। आपके पास टू ऑप्शंस हैं, ओके, टू ऑल्टरनेटिव्स हैं, और फिर उसमें आप कह रहे हो कि द लेटर विल बी माई फेवरेट और द फॉर्मर आई डोंट लाइक। बाद वाला मेरा फेवरेट होगा और जो पहले वाला है वो मुझे पसंद नहीं है। तो यही बात हो रही है कि बाद वाला ना ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा मेन स्ट्रीम एडॉप्शन होगा इसका रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और फॉर्मर अभी भी सोलर इंडस्ट्री के लिए गो टू सोल्यूशन है। गो टू सोल्यूशन, गो टू प्लेस, गो टू पर्सन, गो टू मीन्स फेवरेट, हैबिचुअल, जिसके साथ आपको बढ़िया लगता हो, है ना। तो कौन सी बाद वाले की बात हो रही है, कौन से पहले वाले की बात हो रही है? आपको ये समझ में आ रहा है ऐसे स्टेटमेंट? बताओ, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। एंड जब एंड आ जाता है, एंड से हमारा कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होता है, ओके, क्लियर है? तो लेटर और फॉर्मर, इससे हमें नहीं समझ में आ रहा है कौन से बाद वाले की और कौन से पहले वाले की बात हो रही है, तो आर भी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, ओके। नाउ एस, टेस्ला डजंट जस्ट मेक कार्स, तो टेस्ला कार ही नहीं बनाती, तो एस हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट, हमें एक ही मिला है, धीरे धीरे हमने पी क्यू आर तीनों किल कर दिए, ओके। तो टेस्ला डजंट जस्ट मेक कार्स, तो एस हो गया। टेस्ला कार ही नहीं बनाती, इसके बाद बताओ आर आएगा? आर क्यों नहीं आएगा? एंड वाइल द लेटर, बिकॉज हमें पता नहीं है कि वो बाद वाले और पहले वाले में किस ऑप्शंस की बात हो रही है, किन की बात हो रही है। तो एस के बाद अगर आप आर रख रहे हो तो गलत है। और आपने कहा टेस्ला डजंट जस्ट मेक कार्स, टेस्ला सिर्फ कार ही नहीं बनाती, वो ये भी करती है। ऐसा होता है ना कि मैं सिर्फ वहां गई नहीं, मैंने पार्टिसिपेट भी किया, नॉट ओनली आई वेंट देयर बट ऑल्सो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट फेस्टिवल, ओके। अगर आप एस के बाद पी देखो, टेस्ला हैज अपडेटेड इट्स पैनल्स, तो इस वाले स्टेटमेंट को फर्दर एक्सप्लेन करने की नीड है, और वो पी तो नहीं कर रहा है, तो एस के बाद पी नहीं आएगा। आर क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो लेटर फॉर्मर में बात किस चीज की हो रही है हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो ये बात हो रही है टेस्ला डजंट जस्ट मेक कार्स, टेस्ला सिर्फ कार ही नहीं बनाती, वो कंपनी सोलर पैनल भी मैन्युफैक्चर करती है, तो एस के बाद क्यू आएगा। और हमें पता है क्यू के बाद तो पी आना ही है, लेकिन कितनी देर बाद पी आना है इस बात का हमें अंदाजा नहीं है, जस्ट आफ्टर पी आएगा या एक स्टेटमेंट के बाद पी आएगा, एस क्यू पी आएगा या फिर कैसे आने वाला है, ओके। तो देखो द कंपनी ऑल्सो इंजीनियर्स, ये वाला हो गया। अब हमें देखना है कि आर आएगा या पी आएगा, तो यहाँ आर वाले में एंड वाइल द लेटर सीम्स लाइक इट कुड बी अ पाथ, तो बात हो रही है कि ये जो कंपनी है वो दोनों तरीके से बोथ सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर रही है, ट्रेडिशनल काइंड में भी और अभी ऑर्डिनरी रूफ टाइल्स जैसे भी लग रहे हैं दो। तो ये जो लेटर ऑफ फॉर्मर की बात हो रही है, ये लेटर है बता रहा है ऑर्डिनरी रूफ टाइल्स,
और ये फॉर्मर है, ये बता रहा है ट्रेडिशनल काइंड। तो क्यू जो है, क्यू का स्टेटमेंट आर में जाके कंप्लीट हो रहा है। समझ आया? क्यू जो है, क्यू का पूरा कंप्लीट पूरा मीनिंग निकल के आएगा आर में। तो एस क्यू आर होगा। और फिर बाद में हो रही है कि टेस्ला ने ऐसे 10% इसको मोर एफिशिएंट करके और उसकी प्राइस करके एकदम उसे अपडेट कर लिया है। समझ में आया? तो एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी। वैसे तो जब हमने आर ही देख लिया था तो भी हमें मिल गया, बट अभी मेरा काम सिर्फ आंसर ढूंढना नहीं है, राइट? आपको सिर्फ आंसर बताने तक का काम नहीं है, पूरा समझे सो दैट एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आए आप हर एक एंगल से उस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को किल कर पाओ और अपने एक सही आंसर तक पहुंचो। इट्स माय ड्यूटी। फाइन, तो समझ में आ गया है? कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से आप पूछ सकते हो। ओके, चलो। पता एक बात और है, ब्लैक बुक की जो क्लास गई थी हाँ परसों, तो उसमें ये था कि आप डेली क्लास कराइए। आप ये बताओ, आपको इंग्लिश में कोई दूसरा काम भी है कि नहीं? ये कौन सॉल्व करेगा? मैं सॉल्व करूंगी क्या? डेली डेली वोकैबुलरी पढ़ोगे? वीक में 2 क्लासेस बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट रहने वाली हैं, बिकॉज आप उतनी ही याद कर पाओगे। उसके अलावा आपके पास क्लोज टेस्ट भी है, पैराजम्बल भी है, थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर भी है, 100 रूल्स ऑफ ग्रामर भी है ना? ये सारे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। तो अगर आप 2 डेज दोगे तो क्या आपको लगता है पहली बार में याद हो जाएंगे क्या? आप इतने सुपर फास्ट हो क्या? और सुपर फास्ट हो तो अच्छा है, तो बाकियों पे भी ध्यान दो। तो वीक में सिर्फ ब्लैक बुक की तो 2 ही क्लासेस होने वाली हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्यों। आप बहुत अच्छे से उन्हीं को याद कर लो, उतना ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट वीक में हम फिर देखेंगे। ओके, मैं सिर्फ 10 या 50 मिनट्स तो नहीं करा के चल रही हूँ, ज्यादा है ना? चलो, ये भी क्लासेस अटेंड कर लो, ये भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ पी, एंड as India also imports capital goods and intermediate products from China, such restrictions will affect domestic manufacturing competitiveness and thus further erode the country's export competitiveness. Erode होता है destroy. ओके, तो बात हो रही है कि इंडिया चाइना से कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मशीनरी वगैरह, एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? रॉ मटेरियल या सेमी फाइनल प्रोडक्ट। जैसे हमें मोबाइल बनाना है, ओके, तो हम पूरा उनसे मोबाइल नहीं मंगा रहे हैं, हम उनसे चिप मंगा रहे हैं, ओके, हम उनसे और कुछ प्लास्टिक मंगा रहे हैं, तो ये रॉ प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उनसे। और कैपिटल गुड्स मशीनरी, उस मोबाइल को कैसे बनाएंगे, तो वो मशीन मंगा रहे हैं, वो बात हो रही है। तो कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट समझ में आए? फ्रॉम चाइना सच रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हमारी जो इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको अफेक्ट करेगी। एंड इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो कंट्री के एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस होगी, जो पावर होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बिकॉज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी वहीं से इंपोर्ट किए जा रहे हैं एंड कैपिटल गुड्स भी। फाइन, तो ये इसका मीनिंग निकल के आया। अब देखो, एंड एज इंडिया ऑल्सो, अभी क्या बोला कि ऑल्सो वाला पहले होगी ना कि ये इंपोर्ट करते हैं फिर ये भी इंपोर्ट करते हैं, तो जहां ऑल्सो आ जाता है वो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होता, एंड आ जाए तो भी नहीं होता। एक और बात, मान लो ये दोनों भी नहीं होते या किसी में नहीं मिलेंगे आपको, ओके, कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा, अब यही तो नहीं आ जाएगा बिल्कुल मेरी फ्रेंडशिप तो नहीं है आपके एसएससी वाले क्या नाम है उनका, चेयरमैन से, ठीक है? तो हर एंगल से मैं बताने का ट्राई कर रही हूँ। सच रिस्ट्रिक्शंस, थोड़ी बातों पे ध्यान दो। सच रिस्ट्रिक्शंस, कौन से रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है ना? ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कौन से? तो अगर आप सच भी देख रहे हो तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि वो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो रहा, बिकॉज सच में हमें समझ में नहीं आ रही कि कौन से रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है। फाइन, चलो ना, तो ये समझ में आया कि ये हमारा स्टार्टिंग वाला नहीं बनने वाला है। Now Q, India is dependent on China for a wide array of goods ranging from electronics to fertilizers made in China, often helps make in India too. तो इंडिया क्या है? चाइना पर डिपेंड है एक बड़े एरिया में, एकदम इलेक्ट्रॉनिक से लेके वो फर्टिलाइजर्स तक। मेड इन इंडिया ऑफन हेल्प्स मेक इन इंडिया टू, मेड इन चाइना जो है वो कभी कभी मेक इन इंडिया वाला जो अभियान है उसमें भी हेल्प करती है। कैसे? हमने कहा है कि अब इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चर करेगी, समझो, ओके, इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चर करेगी तो वो मेक इन इंडिया हो जाएगा, लेकिन उस मोबाइल की चिप है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो मेक इन इंडिया मोबाइल पूरा कब मैन्युफैक्चर होगा? जब वो चिप चाइना से ली जाएगी। ओके, तो मेक इन इंडिया वाले अभियान में भी तो वो हेल्प कर रहा है मेड इन चाइना। समझ आया? तो इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर अ वाइड एरे ऑफ गुड्स। तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। उसको क्यों किल करो? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एनी अटेम्प्ट to refuse imports from China operationalized through tariffs or other non-tariff barriers will raise prices for Indian consumers। अगर आप कोई भी ऐसे सोच रहे हो ना कि चाइना से हम इंपोर्ट करना एकदम रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे, तो हर एंगल से ये क्या है कि इंडिया के ही एक्सपोर्ट में बैरियर बनेगी और कहीं ना कहीं इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इसकी प्राइस बढ़ेगी थ्रू टैरिफ एंड अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। समझ आया? तो ये भी हो सकता है। नाउ टू बिगिन विद बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स इज इजियर सेड डन। तो यहाँ बात हो रही है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना, कहना आसान है ऐसा कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देते हैं, बट ये करना मुश्किल है। बिकॉज क्यों? बिकॉज कैपिटल गुड्स वगैरह तो वहीं से मंगाए जा रहे हैं ना। तो ये कहना कि हाँ हम बिल्कुल ही इनको बॉयकॉट कर देते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स के, ये कहना आसान है बट करना नहीं। मैं कह रही हूँ कि आपको 2 दिन में 200 मीनिंग याद हो जाएंगे, नहीं 2000 हो जाएंगे। तो ये कहना आसान है, करना नहीं। करोगे तब पता पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है एस में। तो अगर आप देखो कि क्यू, आर और एस में से, अभी हम ऑप्शन से ही देख रहे हैं, हम तो बस ये समझ में आया कि पी वाला नहीं होगा, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी होता तो क्या करते? क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट दिया होता तो, आर दिया होता तो समझो यहाँ बात हो रही है कि ऐसा करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? वो इन सब में दे रखा है ना। ऐसा करना क्यों आसान नहीं है? क्योंकि जो चाइना है वो गुड्स पर डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक डिपेंडेंट है, राइट। वो इंडिया हमारे कैपिटल गुड्स के लिए भी डिपेंडेंट है चाइना से। तो पहले बात हो रही है कि ये करना आसान नहीं है, मतलब कहना आसान है, करना नहीं। और फिर हो रहा है कि क्यों नहीं है। पहले वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, फिर वो रीजन दे रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है। तो एस हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? एस हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। फिर हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं, व्हाई इज इट हार्ड, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि एनी अटेम्प्ट टू रिफ्यूज import from China operationalized through tariffs or other non-tariff barriers will raise prices for Indian consumers। अब एक बात ये भी मानो, ओके, अब एस के बाद क्या डायरेक्ट पी आएगा? बताओ। पहले हम कहेंगे ना कि इंडिया इस चीज पर डिपेंडेंट है, फिर हम कहेंगे इंडिया इस चीज पर भी डिपेंडेंट है, इसके लिए भी चाइना से हम काम करते हैं। तो पहले हम देखें तो इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर अ वाइड एरे ऑफ गुड्स रैंकिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू फर्टिलाइजर्स, मेड इन चाइना ऑफन हेल्प्स मेक इन इंडिया टू, एंड एज इंडिया ऑल्सो इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक से लेके फर्टिलाइजर्स तक इंडिया चाइना पर डिपेंडेंट है, एंड इंडिया कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट करती है चाइना से। तो हम ये देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि क्यू के बाद पी आएगा। क्या आएगा? क्यू के बाद पी आएगा। ओके, तो पी क्यू। अब हमें ये देखना है कि क्यू के जस्ट आफ्टर पी आने वाला है या क्यू के एक बीच में स्टेटमेंट आएगा। एस क्यू ऐसे पी आने वाला है या ऐसे पी आने वाला है, हमें ये देखना है। हमारे पास एक ही स्टेटमेंट रह गया है ना, तो हमें देखना है एकदम पास में है बिल्कुल। चलो, तो हमें ये तो समझ में आया कि इंडिया इज डिपेंडेंट। ओके, तो आप ये देखो कि इस वाले स्टेटमेंट को पी कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ बात हो रही है कि टू बिगिन विद बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स इज इजियर सेड देन डन। ये करना, कहना आसान है, करना नहीं। और इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है आर में कि ऐसा क्यों नहीं किया सकता, ऐसा क्यों नहीं किया सकता, बिकॉज ये इंडियन कंज्यूमर्स पर ही काम खराब हो जाएगा, उन्हीं के लिए प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और क्यों बढ़ जाएंगी वो इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ऐसा करना कहना आसान है, करना नहीं। फिर आर में बताया गया है कि क्यों नहीं है आसान, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएंगी।
ओके प्राइस क्यों बढ़ जाएंगी? बिकॉज इंडिया चाइना पर डिपेंडेंट है फर्टिलाइजर से लेके और इलेक्ट्रॉनिक तक, और फिर मैं बताया है कि इस पर भी डिपेंडेंट है। तो हमारा क्या आया? SRQP। एक सीक्वेंस तो देखो कि ये नहीं है, फिर ये ऐसा क्यों नहीं है? तो भैया इंडियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस कैसे बढ़ जाएंगे? कैसे बढ़ जाएंगे? उसका रीजन दो। तो उसका रीजन दे रहे हैं क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट है। ओके तो SRQP होना चाहिए। SRQP ये भी नहीं होगा। और Q और P के बीच में आप R कैसे डाल सकते हो बताओ जरा? हम एक लाइन से चलते हैं ना, पहले हमने खाना खाया फिर हमने पानी पिया, ऐसी वाली बातें होती है ना, है ना? एक प्रॉपर सीक्वेंस लेके चलते हैं। पहले हमने लर्न किया, फिर हमने नोट डाउन किया, एंड देन फिर हमने प्रैक्टिस करी। पहले हमने प्रैक्टिस करी फिर हमने लर्न किया, ये नहीं, सीक्वेंस। ओके तो पहले ऐसा है कि करना कितनी बार हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो, he was born in 1888 in Satara, Maharashtra and was named नारायण। इतना बड़ा बोलेंगे तो समझो टंग ट्विस्ट हो जाएगी। ओके तो he was, वो पैदा हुआ था 1888 में महाराष्ट्र में, और उसका नाम नारायण रखा गया। नारायण डिड नॉट लाइक स्कूल बट हैड टू गो देयर ऑल द सेम। उसको स्कूल पसंद नहीं था नारायण को, बट उसे स्कूल जाना पड़ा। ओके बाल गंधर्व इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स इन इंडिया हु एक्टेड इन मराठी म्यूजिकल प्लेज। तो बाल गंधर्व जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स थे इंडिया के, मराठी में उन्होंने अच्छा खासा प्ले किया था, एक्टेड इन मराठी म्यूजिकल प्लेज। हिज फैमिली ओन्ड अ स्मॉल फार्म एंड हाउस इन द नेटिव विलेज। उनकी जो फैमिली है वो एक स्मॉल फार्म उनके पास था, ओन करती थी, एंड अ हाउस इन द नेटिव विलेज। अब समझो क्या डी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? हिज फैमिली, किसकी फैमिली की बात हो रही है? वी डोंट नो, तो डी वोंट बी आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कट कर दो। चलो, ही वॉज बॉर्न, कौन बॉर्न हुआ था? क्या ये पता है कौन बॉर्न हुआ था? नहीं, तो ये भी नहीं होने वाला है। ओके अब नारायण डिड नॉट लाइक स्कूल, देखो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ईजी है। ऐसी स्टोरी आती है ना तो किसी स्टोरी से रिलेट करो। जैसे हम महात्मा गांधी की बात करें, ओके किनकी? महात्मा गांधी के। तो हम बोलते हैं महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। ओके ही वाज बोर्न इन गुजरात, सूरत, है ना? हम ऐसे ही बात करते हैं तो पहले बताते हैं कि वो एक ग्रेट थे, एंड फिर वो वहां पैदा हुए, फिर उनके पेरेंट्स ये करते थे, एंड फिर उनके चाइल्डहुड तक जाते हैं। तो अगर स्टोरी से कनेक्ट करोगे तो कर पाओगे। मैं स्टोरी हमेशा किसी दूसरी स्टोरी जो मुझे याद है, जिसके बारे में मुझे पता है, मैं उससे हमेशा कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस वही मैं आपको बता रही हूँ। ओके तो सी वाले में डी हमें समझ में आया। तो पहले बात हो रही है कि जो बाल गंधर्व थे वो एक मोस्ट फेमस एक्टर थे, ओके इंडिया के, उन्होंने मराठी प्लेस में एक्ट किया था। तो सी आया, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। ओके फिर बता रहे हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, और वो पैदा हुए ही वाज बोर्न इन 88। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? बाल गंधर्व की बात चल रही है। किसकी? बाल गंधर्व की। सी ए। ओके क्या आया? सी ए। जब हम किसी की बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पैदा हुए, फिर हम बात करते हैं ना कि उनकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मियाँ करती हैं, पापा करती हैं, है ना? पहले हम उनकी स्कूलिंग की तो बाद में बात करेंगे ना, पहले उनकी पेरेंट्स की बात करेंगे, स्कूलिंग तो बाद में आएगा। समझ में आ रहा है? पहले हम क्या बात करेंगे? नॉर्मल, मैं छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, या कोई बच्चा है तो हम उससे पूछते हैं कि तुम कब पैदा हुए, है ना, आपके पेरेंट्स कौन है, फिर हम बताते, फिर हम पूछते हैं कि स्कूल जाते हो कि नहीं, या फिर महात्मा गांधी की स्टोरी से रिलेट करो, इतना भी टफ नहीं है। तो क्या आया? फिर हम कह रहे हैं कि हिज फैमिली ओन्ड, फिर हम कह रहे हैं कि उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो CADB, CADB। क्या बी से स्टार्ट हो सकता था? नारायण डिड नॉट लाइक स्कूल, हम पहले उनकी वो पैदा वैदा हुए नहीं, पहले डायरेक्ट ही स्कूल की बात कर लें। ओके जब हमारा ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बनना है, ओके डी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बनना है, काट दिया। अब आप सोचो कि बी कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, नारायण डिड नॉट लाइक स्कूल, क्योंकि इसमें तो हमें ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है। बट थोड़ा स्टोरी के बेसिस पे भी तो देखो कि पहले उनकी पैदाइशी की बात तो हो जाए कि कहाँ बॉर्न हुए, कब हुए, उसके बाद स्कूल आएगा ना। पहले स्कूल आएगा कि बाद में पैदा होंगे, राइट? तो बी भी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं जाएगा, सी तो है हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट।
कि हाँ वो एक्टर थे। फिर उसके बाद बात हो जाती है कि महात्मा गांधी ग्रेट लीडर थे और वो वहां पैदा हुए, तो सी के बाद ए आएगा ना कि डी आएगा। ओके, तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। सबसे बाद में बात करेंगे कि ही वॉज बॉर्न इन 1888 इन सतारा। ओके चलो, ये क्वेश्चन सीजीएल 2025 का है, छोटा है बट इसको लिया गया है बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ओके, हमें थोड़ा अवेयर तो होना पड़ेगा उसके कॉन्सेप्ट से। चाइना नहीं, क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी। ओके, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है मतलब ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है। ओके, खराब कर रही है। राइजिंग टेम्परेचर्स डिसरप्ट हैबिटेट्स, तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो हैबिटेट्स को खराब कर रही है। जैसे ये जो जानवर वानवर हैं अलग अलग प्रकार के, उनको डिसरप्ट कर रही है, खराब कर रही है। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसेंशियल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट। ओके, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसेंशियल, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो जरूरी है कि अब लिए जाए। कैसे कंजर्व किया जाए? मैनी स्पीसीज फेस एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन क्या होता है? विलुप्त होना। बहुत सारी स्पीसीज हैं, प्रजातिज हैं, बर्ड्स की, एनिमल्स की, है ना, स्नेक्स की, वो क्या हो रही है? वो विलुप्त हो रही है। समझ आया? तो अब देखो, ये हमने पढ़ा, छोटा है बट एग्जाम में आया है इसीलिए इसको देख रहे हैं। तो पहले क्या होता है? मैनी स्पीसीज फेस एक्सटिंक्शन, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, विलुप्त क्यों हो रही है? तो इसका रीजन तो पहले पता पड़ना चाहिए कि डायरेक्ट T4 को लिखते। बताओ, स्टोरी से हमें समझ में आया ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो 4 तो नहीं है हमारा। ओके, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसेंशियल, तो पहले आपने एक प्रॉब्लम देखी कि ऐसा हो रहा है, स्पीसीज जो है वो विलुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, तो हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स की नीड है, जरूरी है। तो 3 से थोड़ी, 3 तो हमें सोल्यूशन बताया जा रहा है। तो पहले कॉज आना चाहिए, फिर प्रॉब्लम आना चाहिए, एंड देन सोल्यूशन आना चाहिए। यही तो होता है सीक्वेंस। पहले हमें कारण पता होना चाहिए, हम तैयारी कर रहे हैं, कारण क्या है? जॉब लेनी है ना, तो पहले कारण पता होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम और फिर सोल्यूशन। तो ये भी नहीं आएगा, 3 से भी कैंसिल हो गया। 2 से, हाँ 2 और फर्स्ट में देखो कि 2 होगा या फर्स्ट होगा, बता। राइजिंग टेम्परेचर डिसरप्ट हैबिटेट्स, क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी। तो राइजिंग टेम्परेचर इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ना कि क्लाइमेट चेंज इज अ पार्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। ये देखो, राइजिंग टेम्परेचर जो है ये पार्ट है क्लाइमेट चेंज का, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, तो पहले हमारा फर्स्ट आएगा, क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रहा है। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइजिंग टेम्परेचर। तो 1 2, तो फिर आएगी हमारी प्रॉब्लम कि क्या हो रहा है? कि एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं? हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो 1 2 4 3, 2 नहीं, सेकंड वाला क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज राइजिंग टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। तो पहले क्लाइमेट चेंज को बताएंगे, फिर राइजिंग टेम्परेचर को बताएंगे। ओके, और भी देखा जाए तो 2 1 4 3, वो तो ठीक है कि हाँ 4 पहले प्रॉब्लम बताई जाएगी, फिर उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। वरना सोल्यूशन किस चीज का ढूंढ रहे हैं हम? हमें पहले प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए। लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं पता है तो आप सोल्यूशन किस चीज का ढूंढ रहे हो? क्वेश्चन है, आप आंसर किस चीज का ढूंढ रहे हो जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता? आप स्पेस पलटे जा रहे हो। क्या कर रहा हूँ? सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, किसका? वो पता नहीं है। अरे ये क्या बात है? ओके, तो 1 2 4 3 आगे बढ़े। फिफ्थ, पता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि अच्छे समझ रहे हैं हम। He was possessed by an overwhelming desire to possess them all. तो ही किसकी बात हो रही है? ये हमें नहीं पता पड़ रहा है, तो this won't be our starting statement. Okay? He was possessed by an overwhelming, possess मतलब अपने पास लेना. Okay? तो उसके पास एक डिजायर थी कि वो ये सब कुछ अपना बना ले. Okay? तो वो सब कौन सा? possess them all. them किसकी बात हो रही है? किसकी? तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक देम, तो मैं लाइक देम कौन? मैं उन्हें पसंद करती हूँ, वो उन्हें है कौन? ओके, तो वो उनको पजेस, वो उनको लेना चाहता है, किन को लेना चाहता है नहीं पता पड़ रहा है ना, तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हुआ। ओके, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो वो जो मैन था वो क्या है, पोल ले खड़े रहते हैं ना, वो जो बलून्स वाले होते हैं जो सेल कर रहे होते हैं,
बलून्स वाला एक पोल होती है उनके पास, उसमें सारे के सारे लगे होते हैं। वही बात हो रही है कि रेड, येलो, पर्पल, ग्रीन, और वहीं से सारे उड़ रहे थे, अपनी अपनी उड़ते हैं, उस पोल से बंधे हुए हैं। तो ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। अभी राइट लगा देते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। तो जो चाइल्ड था, कैरी अवे मीन्स होता है एकदम उसने बहुत एंथुजियास्ट हो रहा है, एकदम इंटरेस्ट आ रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। तो किन को देख के? रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। तो देयर, वो जो किसके कलर्स को देख के एकदम वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, एक्साइटेड हो रहा है, वो जो बच्चा है। ये तो नहीं पता पड़ रहा है देयर किसकी बात हो रही है। पहले नाउन आते हैं और फिर प्रोनाउन आते हैं, तो हमें जब पता ही नहीं पड़ रहा है कि देयर में किसकी बात हो रही है, तो सी भी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. But उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे क्योंकि वो बड़ा हो गया है, राइट? इतना छोटा नहीं है कि उससे खेला जाए इन टॉयज से। So he well knew, कौन जानता था? ये भी नहीं पता। सच टॉयज भी बात हो रही है, कौन से टॉयज की बात हो रही है? ऐसे टॉयज। तो ऐसे में कौन से हो रहे हैं ये भी नहीं पता, तो हमें सिर्फ एक ही मिला है और वो है हमारा ए। ए मिला है। ए में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम एलिमिनेट करें, तो ए वुड बी, सॉरी ए नहीं, सॉरी बी होगा। ये तो हमने कैंसिल कर दिया, बी। ओके, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। ये हो रहा है। अब बी के बाद बताओ, ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा? बोलो। बी के बाद ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ही वॉज पजेस्ड। किसकी बात हो रही है? कौन? डैम का तो हमें मिल गया कि हाँ किसी को बलून चाहिए, लेकिन कौन चाह रहा है? कौन चाह रहा है कि इनको अपना बना ले? ये नहीं पता पड़ रहा है ना, तो हमारा ए, बी के बाद ए नहीं आएगा, बी के बाद ए नहीं आएगा। बट ही वेल न्यू, वो जानता था। कौन जानता था? तो बी के बाद डी भी नहीं आएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर है, तो ये मत सोचना कुछ मैंने अपने माइंड से फॉर्मेट किया इनका। ओके, तो फॉर्मेशन इनका एग्जाम ने किया है, तो ये भी नहीं आने वाला है और ये भी नहीं आने वाला है। तो इतने सारे बलून्स थे और उनको देख के वो बच्चा एक्साइटेड हुआ, उनको देखकर वो बच्चा एक्साइटेड हुआ। तो बी के बाद सी ही आना चाहिए। तो अगर आप डी से स्टार्ट कर रहे हो तो वो हमारा रॉन्ग है, सी से स्टार्ट कर रहे हो तो रॉन्ग है, बिकॉज देयर से हमने किल कर दिया। ओके, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे और बी के बाद हमें क्या चाहिए? सी चाहिए। ओके, तो उसने देखा तो वो एकदम एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड हो गया तो उसके मन में इच्छा आई कि मैं इन सबको ले लूं, कि सब मेरे पास आ जाए। फिर सेकंड थॉट ये आया कि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, वो ये कहेंगे कि मैं इतना छोटा थोड़ी हूँ कि मैं इन गेम से खेलूं। पूरा सीक्वेंस बन गया कि पहले डिजायर आएगी ना उसके मन में, फिर वो मना करेगा, है ना? पहले ऐसा तो नहीं होगा, सी के बाद डी तो नहीं आएगा, पर उसे पता था। अभी तो वो एक्साइटेड ही हुआ है, पहले तो वो एक्साइटेड ही हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट बोल देगा कि पर मुझे पता है। उसने अभी इच्छा तो नहीं जताई। मैं किसी चीज को देख के एक्साइटेड हो जाऊं कि अरे मुझे तो बाहर घूमने जाना है, मैं दुबई को देख के एक्साइटेड तो हो गई, लेकिन क्या मैंने अभी अपनी इच्छा बताई कि मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे वहां बुर्ज खलीफा देखना है? तो मैंने डिजायर तो नहीं बताई है ना, मैं बस उसको देख के एक्साइटेड हुई हूँ। तो अभी सिर्फ आप एक्साइटेड हुए हो, उसके बाद देख के आप डायरेक्ट कैसे कह सकते हो कि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे? तो पहले आप एक्साइटेड हुए, उसके बाद आपकी डिजायर आई कि हाँ मुझे ये सारे चाहिए, बट उसके बाद फिर आपके माइंड में थॉट आया कि नहीं पेरेंट्स तो नहीं दिलाएंगे, मुझे ये बात तो पता है। तो बी, सी, ए, डी ये हमारा फैक्टर होगा। बी के बाद ए क्यों नहीं आएगा? समझ में आया? नहीं आएगा, क्योंकि वहां किसकी बात हो रही है? हर एंगल से। एक बार ऑप्शन में तो देख भी नहीं रही हूं, मैं तो हर तरीके से बता रही हूँ कि ये नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। ओके, नाउ दिस इंक्लूड्स लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन एंड डूइंग ऑल ऑफ द हाउस वर्क विच इज फेयरली लेबर इंटेंसिव। ओके, ये इंक्लूड करता है कि आप अपने बच्चों की देखभाल करें, घर के सारे काम करें, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। फेयरली लेबर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा मेहनत का काम। ओके, तो दिस इंक्लूड, क्या इंक्लूड, इस दिस में किसकी बात हो रही है, किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? राइट, तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट है तो किल कर दो। एलिमिनेट करने से तो हम धीरे धीरे जितने ऑप्शन एलिमिनेट करते जाते हैं उतना हम ऑप्शंस के और नियर पहुंच जाते हैं, हम अपना गैस करने लगते हैं।
Okay, a stereotype that has existed a long time is that females ought to stay home taking care of the family once they got married. एक स्टीरियोटाइप है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, एग्जिस्ट करता है कि एक बार लड़कियों की शादी हो जाए तो उन्हें घर की देखभाल करनी चाहिए, फैमिली घर का काम करना चाहिए. फीमेल ought to stay home, घर पे रहना चाहिए और फैमिली की देखभाल करना चाहिए. ओके, तो बी could be our starting statement. Nowadays, an ever-increasing number of women work full-time, and in this reality, it is widely believed that house chores means होता है घर के काम, okay, should be shared between men and women equally. तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे लड़कियां काम करने लगी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बढ़ जानी चाहिए. मैन एंड वुमेन को दोनों को एक साथ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए. अब देखो, एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब है. ओके, अब दोनों ही सेम सैलरी, दोनों की सीजीएल में लगी, दोनों की 4600 पे है, तो फिर एक ही काम क्यों करे, वो भी तो ऑफिस जाएगी, आप भी जाओगे, है ना, तो दोनों इक्वली करोगे तो लाइफ भी सही चलेगी. तो बस यही बात हो रही है. एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर शेयरिंग हाउस वर्क बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इज टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी. तो इसका रीजन ये भी है कि आप हाउस वर्क अगर आपस में बांट रहे हो तो जिससे क्या जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो रही है. ओके, बात आ रही है कि दोनों जेंडर समान ही है काम, जब काम बांटने की बारी आ रही है. तो वन ऑफ द रीजंस फॉर शेयरिंग, तो पहले एक आध रीजन और होना चाहिए, फिर उसके बाद वन ऑफ द रीजंस होना चाहिए, है ना. ये हमने देखा कि बी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है. तो हमारे पास तो कुछ नहीं है. बट अगर हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, आपस में पेयर बनाते हैं, आपस में. ओके, ऐसे नहीं बन रहा तो वैसे बना लेंगे. आपस में कैसे बनाएंगे कि नाउअडेज आप देखो कि आज ये स्टीरियोटाइप चल रहा है कि आपको घर पर रहना चाहिए और काम कर, अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए जब आपकी शादी हो जाए. और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये तो करना ही चाहिए, स्टीरियोटाइप चल रहा है. इस स्टीरियोटाइप में ये भी इंक्लूड है कि आप अपने बच्चों की देखभाल करें और घर के सारे काम करें, जो कि बहुत मेहनत का काम है. ये जो दिस इंक्लूड है वो बी के लिए है. इस स्टीरियोटाइप में ये तो इन्वॉल्व था कि घर रहना है और फैमिली की देखभाल करना है बस, बट इस स्टीरियोटाइप में ये भी इन्वॉल्व है कि अपनी चिल्ड्रन का ध्यान रखना है एंड घर के सारे काम करने हैं. तो बी के बाद ही ए आएगा. अब आप कहो कि ये कैसे बताया आपने, ऐसे बताया. देखो, इसमें बात हो रही थी इक्वलिटी की, यहाँ काम सिंपल हाउस चोर की बात हुई है, राइट. अब एक यहाँ हुई है डी की, हाउस चोर में सारे काम आ गए, तो फिर ये डूइंग ऑल ऑफ द हाउस वर्क का क्या सेंस निकल के आ रहा है. यहाँ तो हाउस चोर्स की बात हो रही है ना, और यहाँ बात हो रही है डूइंग ऑल ऑफ द हाउस वर्क. तो सी के बाद ए आए और सी ए का कॉम्बिनेशन बने, ये कहाँ से बन रहा है. जब यहाँ हाउस चोर्स आ ही गया तो फिर वहां तो कोई जरूरत ही नहीं है ना. बात हो रही है कि ये तो करना है, साथ में ये भी करना है. और अगर आप देखो, शुड बी शेयर्ड बिटवीन मैन एंड वीमेन इक्वली, काम को आपस में बांटना है, साथ में करना है, राइट. और इसका रीजन ये भी है, इक्वली बांटने का रीजन क्या है, इसका रीजन ये भी है कि हाँ जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो. तो सी का पेयर जो है वो डी से बनना है. हमारे पास दो पेयर बने, सी डी और बी ए. तो हम देख लें, ए बी आ रहा है, बी के बाद ही ए आएगा तो ए बी कट करो. सी के बाद ही डी आएगा तो डी सी कट करो. पहले ये थोड़ी आएगा वन ऑफ द रीजंस फॉर शेयरिंग हाउस वर्क बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. इक्वली बांटा जा रहा है, इसका कारण क्या है, बांटा जा रहा है, पहले काम हो रहा है, उसका कारण बताओ, क्या कारण है. इक्वली बांटा गया, उसका रीजन ये है कि जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो. तो हमारे पास इतने ऑप्शंस तो किल हो गए. हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हमें बी से स्टार्ट करना है कि सी से स्टार्ट करना है. ओके, तो बट हम यहाँ आके फंस गए कि सी डी बी आएगा या बी सी डी ए आएगा. तो देखो एक बात समझो, पहले हम कहते हैं कि आज तो ना हम बहुत एडवांस हो गए हैं. ओके, आज तो हम बहुत एडवांस हो गए हैं कि घर बैठे ही काम कर लेते हैं. बट एक टाइम था, पुराना जमाना था, जब आपको बिल्कुल घोड़े से जाना पड़ता. अभी तो ट्रेन है बट पहले घोड़े से जाना पड़ता. तो यही बात हो रही है कि अभी आजकल तो काम बीच में बांटा जा रहा है मैन एंड वुमेन के, लेकिन एक स्टीरियोटाइप जो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है कि इनको साथ में काम करना चाहिए. तो पहले आप बात बता रहे हो कि आजकल ऐसा हो रहा है, बट स्टीरियोटाइप ऐसा था. तो सी डी बी ए और सी के जस्ट आफ्टर डी चाहिए हमें कि इक्वली शेयर कर रहे हैं. उसका रीजन क्या है कि हम जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करें. ओके, समझ में आया. तो हमें जस्ट आफ्टर सी के बाद डी चाहिए जो कि हमारा है.
दोनों में ही है, लेकिन हमें बी के जस्ट आफ्टर भी ए चाहिए कि ये इंक्लूड क्या कर रहा है, इस इंक्लूड में ये बात हो रही है, दोनों इंटर रिलेट है, इस वाले को ये फिनिश कर रहा है, फर्दर एक्सप्लेन ए कर रहा है। ओके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ, देखो समझाने में तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, है ना, एकदम तो नहीं स्पीड बढ़ सकती, तो आप अपने मोबाइल में स्पीड बढ़ा लिया करो 1.25 1.5 और आगे बढ़ा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7, इसमें क्या है, हमें ये 1 दिया है, सेकंड S1 और S6। ओके तो 1945 अमेरिका फेस्ड 2 पावरफुल एनिमीज इन द वर्ल्ड वॉर। ओके 1945 में अमेरिका की 2 पावरफुल एनिमीज थी वर्ल्ड वॉर में। दिस वाज द वेपन दैट एंडेड द सेकंड वर्ल्ड वॉर। कौन सा वेपन, तो हमें देखना ही है, वैसे भी हमारा S6 है। तो P वाला, अमेरिका फाउंड कन्वेंशनल वेपन्स इनसफिशिएंट टू क्रश देम। किनको क्रश करने की बात हो रही है, अमेरिका जो उनके कन्वेंशनल पुराने जो वेपन्स थे वो ना उनके जो एनिमीज थे उनको क्रश करने में 2 पावरफुल एनिमीज, ना यहाँ समझ में आ रहा है, और डैम ना ये समझ में आ रहा है। ओके टू क्रश देम, चलो यहाँ पावरफुल एनिमीज की बात हो गई। These were Germany and Japan who posed strong opposition to America. जर्मनी एंड जापान थी जो अमेरिका को अपोज कर रही थी, उनके अगेंस्ट थी। The result of this was the production of the atom bomb. और इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि इन्होंने एटम बम उनका प्रोडक्शन कर लिया। The government ordered the scientists to conduct research and produce a new deadly weapon. गवर्नमेंट ने कहा कि रिसर्च और कंपनी से कि चलो रिसर्च करो और एक बढ़िया वेपन निकालो, खतरनाक डेडली। ओके तो देखो यहाँ बात हो रही है, हमें देखना है कि PQRS कौन सा हो सकता है। समझो इन 1945 अमेरिका फेस 2 पावरफुल एनिमीज इन द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के 2 एनिमीज थे, वो एनिमीज कौन से थे, दीज वर जर्मनी एंड जापान। तो फर्स्ट वाले क्यों बता रहा है कि 2 पावरफुल एनिमीज थे, वो कौन से थे, जर्मनी एंड जापान। तो क्यू आ रहा है, पहले बताएंगे ना कि वो कौन कौन से एनिमीज है, तो क्यू। ओके अब क्यू के बाद आर आएगा क्या, बताओ द रिजल्ट ऑफ दिस। पहले कोई बात तो हो, हमने पूरा पढ़ा तो हमें समझ में आया कि अमेरिका फाउंड कन्वेंशनल वेपन्स, तो पुराने वेपन्स काम के नहीं थे, इनसफिशिएंट थे टू क्रश देम, किनको, जर्मनी एंड जापान को। ओके ये बात थी, ये तो स्टोरी सी है प्रॉपर। तो अब इनसफिशिएंट थे तो क्या हुआ कि नहीं क्रश कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया साइंटिस्ट को कि जाओ एक खतरनाक बम बनाओ, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि उन्होंने एटम बम बना दिया। दिस वॉज द वेपन, दिस वॉज किसके लिए यूज हो रहा है, दिस किसके लिए हो रहा है, दिस वॉज द वेपन, ये द वेपन कौन सा, एटम बम दैट एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके तो हमें समझ में आया कि क्यों बात हुई, फिर ये बात हो रही है कि वो पुराने काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि कोई नया बनाओ, कोई खतरनाक बॉम्ब बनाओ, वेपन बनाओ। ओके तो क्यू के बाद हमारा पी आया, पी के बाद एस आया, और फिर उसका रिजल्ट निकल के आया कि एटम बम बना। और फिर बात हो रही है कि द वेपन, तो द वेपन एटम बम के लिए यूज हो रहा है, तो क्यू पी एस आ। तो बहुत आसान था, समझ आया। चलो सो ये भी हमारा S1 S6 वाला है। ओके सो अ सेंचुरी अगो द सिनेमा वाज जस्ट अ मैकेनिकल टॉय। सेंचुरी अगो सिनेमा सिर्फ एक मैकेनिकल टॉय थी, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। Finally, it has evolved as the century's most potent and versatile art form. Potent means होता है powerful, versatile means होता है all round. Okay, तो फिर उसका evolution हुआ और फिर वो बहुत ज़्यादा versatile और powerful art हो गई। Thus it gained respectability and acceptance, and फिर उसने क्या हुआ, इसलिए उसने acceptance भी gain करी कि हाँ सब उसको मानने लगे और उसको respect भी मिलने लगी। It gradually came to be considered as an art form of the धीरे धीरे इसको आर्ट फॉर्म ऑफ न्यू एरा कंसिडर किया जाने लगा कि हाँ आज के जमाने की एक आर्ट है। बाय द 1920s इवन इट्स वर्स्ट क्रिटिक्स हैड टू टेक इट सीरियसली। और फिर क्या हुआ कि 1920 तक इनके जो वर्स्ट क्रिटिक्स थे, जो इसकी बुराई कर रहे थे, उनको भी इसको सीरियसली लेना पड़ गया। लेटर इट वाज व्यूड एज एन एक्सटेंशन ऑफ फोटोग्राफी, और बाद में इसको फोटोग्राफी की एक्सटेंशन की तरह देखे जाने लगा कि हाँ इसी का एक पार्ट है। ओके एंड दस इट गेन रिस्पेक्ट, ये हो गया हमारे 4। अब बताओ पी होगा क्या हमारा, दस इट गेन रिस्पेक्टेबिलिटी। अब पहले तो उसको मैकेनिकल टॉय समझा जा रहा था वह अ सेंचुरी अगो, फिर ऐसा क्या हुआ ये तो पता होना चाहिए, इसलिए उसने एक्सेप्टेंस को गेन किया, रिस्पेक्टेबिलिटी को गेन किया, तो ये तो रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो पी वोंट बी आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट, तो इफ यू थिंक इट रॉन्ग, ओके तो ये नहीं होगा। बाय द 1920s इवन इट्स बस्ट क्रिटिक्स हैड टू टेक इट सीरियसली। 1920 तक
वर्स्ट क्रिटिक्स को भी सीरियसली लेना पड़ेगा इसको। ओके और लेटर इट वाज, तो बताओ क्यों लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा? लेटर इट वाज व्यूड एज एन एक्सटेंशन ऑफ फोटोग्राफी, ऐसा आएगा क्या? बाद में इसको ऐसे देखे जाने लगा फोटोग्राफी का एक्सटेंशन है ये। देखो देखो क्यों, देखो इट ग्रेजुअली, सेंचुरी अगो तो इसको मैकेनिकल टॉय समझा जा रहा था, बट धीरे धीरे इसको न्यू फॉर्म, न्यू एरा की आर्ट समझा जाने लगा। ओके तो क्यों आ रहा है? पहले इसको मैकेनिकल टॉय समझा रहा था, बट ग्रेजुअली, अभी आप वीक हो बट ग्रेजुअली आप कुछ करोगे, आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो पहले मैकेनिकल टॉय समझा जा रहा था, पर धीरे धीरे उसको एक आर्ट समझा जाने लगा न्यू एरा की। तो क्यों आएगा? इसीलिए 1920s आते आते जो उनके बेकार क्रिटिक्स भी थे वो भी इसको सीरियसली लेने लगे। सीरियसली क्यों लेने लगे? बिकॉज आर्ट समझा जाने लगा। ओके अगर आप सोचो कि आर के बाद क्यों आता तो क्या ये गलत नहीं हो जाता? अगर उनने पहले, जब वो टॉय ही था तो सीरियसली कैसे लेने लग गए? सीरियसली ऐसे लेने लग गए क्योंकि उसको आर्ट कंसीडर किया जाने लगा। पहले टॉय कंसीडर किया जा रहा था, अब आर्ट कंसीडर किया जा रहा है। तो पहले क्यू आएगा एंड फिर आएगा आर। ओके फिर क्या हुआ? अब हमारा लेटर इट वाज व्यूड एज एन एक्सटेंशन, तो पहले कुछ होना तो चाहिए, है कि नहीं? तो क्यू तो है। लेटर इट वाज व्यूड, बाद में इसको फोटोग्राफी की तरह देखे जाने लगा, और फिर इसने क्या किया, जब इसको ऐसे फोटोग्राफी का एक्सटेंशन देखा जाने लगा ना, तब इसने एक्सेप्टेंस ने गेन करी है। तो क्यू आर एस पी आएगा। क्या आएगा? अब देखो क्यू के बाद आर आना है, ना कि आर के बाद क्यू। ओके बट ये क्यू आर और क्यू आर तो दिया है। देखो बहुत, ये थोड़ा सा अगर आप स्टोरी समझो तो आपको समझ में आएगा कैसे कि पहले उन्होंने आर्ट माना, तब जाके जो वर्स्ट क्रिटिक्स थे उन्होंने सीरियस लेना स्टार्ट किया, उसके बाद उसको फोटोग्राफी के एक्सटेंशन की तरह देखा जाने लगा, एंड देन इसलिए उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। फोटोग्राफी तो वाइडली मतलब बहुत ही रिनाउंड काइंड ऑफ थिंग है। ओके तो क्यू आर एस पी, पहले एस पी नहीं आएगा, एस पी का पैर तो बन रहा है बट क्यों नहीं आ रहा है? पहले आर्ट माना है, अचानक से पहले क्या एक्सेप्टेंस कैसे मिल रही है उनको? कैसे मिल रही है? नहीं तो आप एसपी बना के चलो कि हाँ एसपी का पैर हो गया, क्यूआर का हो गया, अब बढ़िया है हमारा। ऐसे कैसे बढ़िया है? पहले तो काम होगा फिर एक्सेप्टेंस मिलेगी ना उसे। समझा? समझ में आया? Okay, 9. This feeling of an extensive group gives rise to a fellow feeling, a feeling of brotherhood amongst the citizens. So this feeling, कौन सी feeling? ये feeling कौन सी feeling की बात हो रही है कि ये जो feeling है extensive group की, वो ना एक अच्छी feeling, fellow feeling देती है। इसमें इसके कारण brotherhood बढ़ता है citizens के बीच में, a feeling of brotherhood amongst the citizens. This feeling takes up beyond, कौन सी feeling? Beyond the bounds of family, caste, religion as well as reason, and helps us to develop a broad perspective that all of us together constitute an extensive group called the nation. देखो ये जो feeling है वो फैमिली के बाउंड से अलग है कि हाँ आपके ब्लड रिलेशन होना चाहिए, रीजन मैटर नहीं कर रहा है, रिलीजन मैटर नहीं कर रहा है, वो तो बस एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहा है कि हम सिटीजन्स हैं। ओके perspective that all of us together constitute an extensive group called the nation. हम सब जो हैं एक ग्रुप बना रहे हैं, उसको नेशन बोलते हैं। ओके नेशनल इंटीग्रेशन इज द फीलिंग, इन फीलिंग्स में बात हो रही है नेशनल इंटीग्रेशन की। ओके एमंग, तो हमारा ए बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हुआ अभी, क्या खतरनाक ऑप्शन दिया। ओके national integration is the feeling among all the citizens of a country that they all are part of one nation. पता है मैं रिपीट क्यों करती रहती हूँ? बिकॉज मैंने ये फील किया है, जब मुझे पैरा सिंबल नहीं आती थी ना तो मुझे लगता था कि हर एंगल से टीचर पता है, हर एंगल से। तो मैं बस वही सोचती हूँ कि मेरे जैसा ही कोई बच्चा है जिसको नहीं आ रहे हैं और वो सीख रहा है। ओके तो नेशनल इंटीग्रेशन वो फीलिंग है सिटीजन्स के बीच में, कंट्रीज के सिटीजन्स के बीच में, दैट दे आर ऑल, वो बताती है कि हम सब ना उस नेशन के पार्ट हैं। ओके वी डू नॉट देन लिमिट आवर थिंकिंग टू आवर ओन कास्ट और रिलीजन बट थिंक अबाउट ऑल आवर फेलो सिटीजन्स। हम फिर ये नहीं सोचते हैं, हम अपनी थिंकिंग को लिमिट नहीं रखते हैं ओके अपनी कास्ट तक, अपनी रिलीजन तक, बट हम ये सोचते हैं कि जो फेलो सिटीजन्स ही के बारे में हम सोचते हैं कि हाँ यही है, इन्हीं से हमारा नेशन बनता है। तो देखो सी के बाद ही बी और ए आएगा, सी के बाद ही
बी और ए आएगा। कितनी दूर कितनी पास ये हमें नहीं पता है, तो सी तो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। अब हमें देखना है कि पहले बी आएगा कि ए आएगा। नेशनल इंटीग्रेशन इज द फीलिंग है। ओके तो अभी हमें ये समझ में आएगा सी स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, बट उससे हमारा कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि दिस फीलिंग में ये फीलिंग पहले आएगी या ये फीलिंग पहले आएगी। तो ये देखो, this feeling takes up beyond the bounds of family, caste, religion as well as reason and helps us to develop a broad perspective that all of us together constitute an extensive group. And this feeling of an extensive group, पहले बात हो रही है कि हम मिलके एक एक्सटेंसिव ग्रुप बनाते हैं जिसे नेशन कहते हैं। एंड दिस फीलिंग ऑफ एक्सटेंशन ग्रुप राइज टू अ फेलो फीलिंग। तो बी में बताया गया है कि एक्सटेंसिव ग्रुप क्या है, एंड फिर उसमें उसकी भी फीलिंग एक्सप्रेस की गई है, तो बी के बाद ही ए आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इट शुड बी। ओके तो अगर आपका ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो ए और बी हमारा ऑप्शन केल हो जाता है। अब बताओ सी डी आएगा या सी बी आएगा? ये तो दोनों में, बट हमें डी का सोचना है। तो पहले हम नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, यूनिटी की बात हो रही है, यूनिफिकेशन की बात हो रही है कि साथ में मिलके रहना। ओके तो पहले हम बताएंगे कि हमारी ये फीलिंग है, इससे हम क्या होता है कि हम फैमिली बाउंड से बिल्कुल हटके हम रिलीजियन, अपनी कास्ट, रीजन से अलग होकर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ चल रहे हैं। और फिर इसी के कारण हमने अपनी थिंकिंग कुछ लिमिट नहीं करी है कास्ट को लेकर और इसको लेकर, हम तो सिर्फ नेशन के बारे में और सिटीजन्स के बारे में ही सोचते हैं। तो पहले आप ये बता रहे हो फीलिंग और उसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है वी डू नॉट, देन फिर हम जाके अपनी थिंकिंग को लिमिट नहीं रखते हैं। तो डी लास्ट आता है, CBAT। समझ आया? और ये क्वेश्चन आपके लिए 9 क्वेश्चन बहुत पावर से हर एक पॉइंट को आराम से एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। तो अब आपकी ड्यूटी है कि इसको सॉल्व करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ। इवन दो इफ यू फील योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, आप फिर भी अपना आंसर मुझे बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे इस क्वेश्चन को लेकर। अगर नहीं होंगे तो आई विल ड्रॉप इट हियर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इफ यू वांट और पैराजम्बल्स की क्लासेस होनी चाहिए, तो कमेंट में तो बताना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज जब तक आपकी डिमांड मुझे नहीं पता पड़ेगी मैं सप्लाई भी नहीं कर पाऊंगी। तो जस्ट टेल मी योर डिमांड, सप्लाई हो जाएगी। ओके तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, कौन सी टॉपिक पर चाहिए, एंड इसका आंसर जरूर बताना सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको बहुत आसानी से बता पाऊँ। देख लो, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके इसकी PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। एंड thank you for watching this video. If you really like this video, then hit the like button, and thank you so much guys. Thanks a lot.